जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पालटेक क्लासेस में। आज का वीडियो बीटीयूपी सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो अप्लाइड फिजिक्स जो है उसमें सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। उसमें पहला टॉपिक हम ले रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी में। उससे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम बताएंगे और क्या कि आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद उसका एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मतलब वैद्युतिकी कहते हैं। वस्तुओं के परस्पर घर्षण के कारण उन पर उत्पन्न वैद्युत को घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर विद्युत विज्ञान कहते हैं। और वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। किसी वस्तु के धनावेशित होने का तात्पर्य है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसी तरह से ऋणावेशित होने का तात्पर्य है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो होता है उसमें आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और आवेश का क्वांटीकरण होता है जो क्वांटिमाइजेशन। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर एक आवेश निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। और परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचालित होता है, जैसे कांच, मोम, रबड़, कागज, अभ्रक आदि। और कूलाम का नियम क्या होता है तो किन्हीं दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और जब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो होता है 1 F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर, जहाँ माध्यम की वैद्युतशीलता E इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 K। और K क्या होता है? K माध्यम का परावैद्युतकांक होता है और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब F इक्वल टू F1 F2 प्लस F3, इसी तरह से आगे डॉट डॉट डॉट। और जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब कूलाम बटे मीटर होता है। अब देखते हैं और आगे। और लैम्डा का जो फार्मूला होता है dQ/dL होता है, मतलब बहुत छोटे से आवेश का बहुत छोटे से लंबाई के अनुपात को लैम्डा कहते हैं। और जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उस पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश कहते हैं। और आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इक्वल टू dQ/dV। अब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E इक्वल टू होता है F/Q0। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है। यह सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश पर कार्यरत वैद्युत बल की दिशा के समान होता है। दो समान परिणाम एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और किसी वैद्युत द्विध्रुव का आगुण उसके किसी एक आवेश के परिणाम उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो स्मॉल p इक्वल टू होता है Q × 2L। और इसका मतलब कूलाम और मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब वैद्युत द्विध्रुवी की अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 PR/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहाँ R इज ग्रेटर देन L एंड R स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q/R3। और वैद्युत द्विध्रुवी की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3। और उस पर जो पावर लगेगा 3/2
यदि आर ग्रेटर देन यल तब आर स्क्वायर मोर ग्रेटर देन यल स्क्वायर, तब कार्यरत इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपन आर क्यू। और वैद्युत द्विध्रुवी के कारण उसकी अक्ष से थीटा कोण पर बनाती हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E = 1/4πε0 p अपन आर क्यू और √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण होता है E = EP sin थीटा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब कुछ फैक्ट हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है कि क्या घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश संरक्षित रहता है? तो हाँ, घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है, ऐसे इस क्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। आवेश की मूल इकाई से क्या तात्पर्य रहता है? एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की आवेश को आवेश की मूल इकाई माना जाता है। इसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और आवेश का SI तथा CGS पद्धति में मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम तथा CGS पद्धति मात्रक स्थित कूलाम या स्थिर वैद्युत मात्रक ESU कहते हैं। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्थित कूलाम। एक धनावेशित चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हाँ, एक धनावेशित चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान घट जाता है, क्योंकि धनावेशित करने पर चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उतनी कमी होती है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दो विद्युत आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के लिए कूलाम का जो संबंधित सूत्र है वो होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ ε0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता और K परावैद्युतकांक होता है। दो आवेशों के कणों के बीच की दूरी क्या आधी करने पर उनके बीच का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो जानते हैं F = 1/r स्क्वायर होता है। तो जब दूरी आधी होगी तो बल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमणपाती है। और एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन, उससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच का कितना होगा? तो ये भी उसी तरह से 4 गुना हो जाएगा। अब कुछ दूरी पे 2 माइक्रोकूलाम तथा 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 10 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है, तो स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया तो दोनों के बीच नया बल क्या होगा? तो स्पर्श कराने पर उपरांत दोनों प्रभावी आवेश 0 हो जाएगा, तो इसलिए उनके बीच नया बल 0 हो जाएगा। और निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, यदि दोनों आवेश के बीच कांच माध्यम रख दिया जाए तो कितना उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जानते हैं ये F = 1/k हो जाएगा। तो बल पहले की तुलना में घटकर 1/6 रह जाएगा। और धातु पीतल के लिए K = इनफाइनाइट होता है, तो अतः आवेशों के बीच बल 0 हो जाएगा। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F, इन दोनों के बीच की दूरी मतलब इनमें K = 80 मतलब परावैद्युतकांक 80 के जल में रख दिया जाए तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर क्या हो जाएगा? तो जो माना जल में स्थिर वैद्युत बल Fm है, तो Fm जो हो जाएगा F बटे 80। और 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन का द्रव्य निर्मित होता है? तो इस पर जब Q बराबर यानी से हल करेंगे तो आएगा 2 × 10⁻19। और निर्वात की वैद्युतशीलता और परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है? तो E = एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन = ε0 K, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतकांक होता है और जल का परावैद्युतकांक 80 होता है। किसी धातु का परावैद्युतकांक का मान कितना होता है? तो अनंत भी हो सकता है। निर्वात की वैद्युतशीलता की बीमा होती है m⁻⁻1 l⁻3 t⁻4 और a स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी होता है ml t⁻3 a⁻1। अब वैद्युत क्षेत्र का SI मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और एक कूलाम विद्युत आवेश में y में 1 मीटर की दूरी पर कितना वैद्युत बल उत्पन्न होगा? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 × 10⁻19 10⁻9 कूलाम न्यूटन बटे कूलाम। किसी वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था में स्थिरावस्था में मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेशित कर जाता है वैद्युत क्षेत्र में गति की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। परस्पर समांतर वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को SI मात्रक कूलाम मीटर होता है, बीमा LTA होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अदिश या सदिश। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल कितना होता है? तो 0 होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तो इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 2p/r⁻। और क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ मतलब निरक्षीय स्थिति में इसका मान क्या होता है? तो यह होता है 1/4πε0 p/r⁻। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र क्या होगा? तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण टाउ = होता है EP sin थीटा, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा P और E बीच का कोण है। जहाँ थीटा 90 डिग्री पर तब टाउ का मान अधिकतम होता है, टाउ मैक्स = EP होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण वैल्यू दिया है जिसको याद करना पड़ता है
क्योंकि यही वैल्यू एग्जाम में दे देगा एमसीक्यू में, तो आप याद रखेंगे तो आराम से आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पावेश कितना होता है, तो माइनस इस पर ऋणावेश होता है और 1.6 × 10⁻19 इसका मान होता है कूलाम, और प्रोटॉन पे इस पर प्लस आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और अल्फा कण पावेश, तो अल्फा कण जानता है कि 2e होता है, तो 3 दुगुना हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9 × 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम, और 1/4πε0 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। और निर्वात की गतिशीलता 8.86 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद से अगला चैप्टर हम देखेंगे, संधारित्र देखेंगे, कैपेसिटर देखेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगला पार्ट है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।